Welcome again to this discussion related to the assets of a banking company. Let us just revise briefly what we have done till now. We have understood that in case of a banking company, how we classify the non-performing assets. Then, according to the RBI guidelines, every bank is supposed to divide all its assets into four categories. We have the standard assets, the substandard assets, the doubtful assets, and the loss assets, right? So, in this discussion, we are going to talk about the provisions related to these all four types of assets. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है. अगर किसी असेट पे या लोन पे पैसा ड्यू हो गया है और वो 90 दिन तक ड्यू रहता है, पैसा आता नहीं है, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग मान लिया जाता है. ये आरबीआई का रूल है और सब बैंक्स को यूनिफॉर्मली फॉलो करना होता है. दूसरा, सभी बैंक्स को अपने जितने भी लोन असेट्स होते हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है. द स्टैंडर्ड असेट्स एंड द 3 अदर टाइप्स ऑफ असेट्स. तो स्टैंडर्ड सबसे अलग है क्योंकि स्टैंडर्ड वो है जिस पे परफॉर्मेंस चल रही है, जिस पे सारा पैसा टाइमली वापस आ रहा है. और बाकी के जो 3 कैटेगरीज हैं वहाँ पे या तो डाउट आ गया है या फिर पूरी तरह से लॉस हो चुका है. सो वी हैव द स्टैंडर्ड असेट्स, देन वी हैव द सब स्टैंडर्ड असेट्स, जिसमें सब स्टैंडर्ड में एनपीए वो मान लिया गया है, लेकिन जब जिस डेट को आपने उसे एनपीए माना था तब से लेकर अब तक 12 महीने का टाइम जो है वो पास नहीं हुआ है. सो दैट इज सब स्टैंडर्ड. जो आपका नेक्स्ट है डाउटफुल असेट्स वो हैं जो एनपीए मान लिए गए हैं और एनपीए माने हुए भी उन्हें 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. एंड द लास्ट इज लॉस असेट्स. लॉस असेट्स वो हैं जो कि पूरी तरह से लॉस हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि इस लोन पे कोई पैसा वापस नहीं आने वाला, लेकिन अभी भी हमने उसे राइट ऑफ नहीं किया है. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ लोन असेट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोविजन रिक्वायरमेंट. अब अगर लॉस है तो उसका कोई प्रोविजन भी हमें बनाना पड़ेगा. तो प्रोविजन बनाने का मतलब क्या होता है और प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? तो प्रोविजन बनाते वक्त हम अपने प्रॉफिट को कम करते हैं. मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के कहाँ ले जाते हैं? प्रोविजन में. इसका मतलब हमारे प्रॉफिट की फिगर जो है वो कम हो जाती है. वो कम हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट वो दिखाना है जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है, जो एक्चुअली हमें मिलने वाला है. तो हमें अगर कहीं पे भी डाउट हो गया अपनी इनकम के ऊपर तो हमें उसे 100% श्योर अपनी इनकम नहीं मान सकते. तो जहाँ भी डाउट आ गया हमें उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट को कम करके हम प्रोविजन बनाते हैं किसी कारण की वजह से. अगर हमें पता होता है कि वो जो हम जिसे हम अपना प्रॉफिट मान रहे हैं वो वास्तव में प्रॉफिट होने के 100% श्योरिटी नहीं है, तो जहां पर भी श्योरिटी नहीं है वहीं पर हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी. हमने देखा भी है कि जब हम बैंकिंग कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम एक्सपेंडिचर्स में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज भी दिखाते हैं कि हमने प्रॉफिट में, नॉर्मली तो प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो प्रॉफिट आया है उसमें से हमें प्रोविजन भी माइनस करना है कि ये जो प्रॉफिट है क्या ये एक्चुअली होने के चांसेस हैं. अगर नहीं तो जो आपको डाउट है जहाँ पे जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाना है उसको भी आप माइनस करिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतना प्रॉफिट हमें मिलेगा. राइट. सो दैट इज अ पर्पज ऑफ मेकिंग द प्रोविजन. तो प्रोविजन आप कितना बनाएंगे, अगेन वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है. और किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ असेट्स. और टाइप ऑफ असेट्स क्या है वो अभी हमने देख लिया है. वी हैव स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स. राइट. सो वी हैव मेंशन्ड हियर the 4 categories of assets. First of all we have the standard assets, right? So standard assets are those assets which are performing assets. तो performing अभी तो हैं लेकिन हो सकता है कि उस पे भी कोई आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पैसा ना मिले, तो वहाँ पर भी हमें प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल. सो वी ऑलवेज हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कि हम अपनी तरफ से पूरा अपने आप को श्योर करके चलते हैं कि जो हम जितना अपने तरफ से हम
हम कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो कर सकें उतना हमें करना चाहिए। तो पूरी जो फ्यूचर की इनकम है उसे पूरी तरह से हम इनकम नहीं मान सकते हैं, उस पर भी हम कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाते हैं। सो वी हैव द स्टैंडर्ड असेट्स, जिसमें कि आपके 3 तरह के स्टैंडर्ड असेट्स हैं। वी हैव डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये वो लोन है जो बैंक डायरेक्ट एडवांस देता है एग्रीकल्चर को या स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ये जो लोन दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड है, अभी तक कोई नॉन परफॉर्मेंस नहीं है उसके ऊपर, उस पर हमें कितना प्रोविजन बनाना है? 0.25%। तो वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन स्टिल प्रोविजन बनाना है क्योंकि अभी तक ये परफॉर्मिंग एसेट है। Then we have advances to commercial real estate sector. So advances to the real estate sector, वहाँ पर हमें कितने का प्रोविजन बनाना है? 1% का, राइट। सो एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड असेट्स की अभी उस पर परफॉर्मेंस चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन असेट्स के ऊपर, इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि प्रोविजन का परसेंटेज है वो बहुत स्मॉल अमाउंट है, 0.25% एंड 1%। एंड थर्ड इज ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस नॉट इंक्लूडेड इन ए एंड बी अबव। तो या तो ए में आएगा कोई स्टैंडर्ड असेट या बी में आएगा, और अगर ए और बी किसी में भी नहीं आ रहा है तो वो थर्ड कैटेगरी में आएगा, जिसके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है 0.4% का, राइट। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड असेट्स। देन वी हैव सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट में सिक्योर्ड पोर्शन है। सिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी हमें मिली हुई है, बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है कि मान लो अगर लोन नहीं भी आया तो हमारे पास कुछ एसेट है जिसको बेचकर हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी है बैंक के पास, राइट। तो एकदम बुरी हालत नहीं है कि पैसा नहीं आया तो बिल्कुल ही डूब जाएगा, वी स्टिल हैव अ सिक्योरिटी। हमने कुछ जो हमारा लोन होल्डर है उसकी कोई सिक्योरिटी रखी हुई है कि अगर लोन नहीं आएगा तो हम उसे बेच के रिकवर कर सकते हैं। सो द सिक्योर्ड पोर्शन जो है उसके ऊपर हम बनाएंगे 15% का प्रोविजन। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर हम बनाएंगे 25% का प्रोविजन, राइट। इसमें भी एक स्पेशल तरह का कैटेगरी है, unsecured portion in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available, right। तो अनसिक्योर्ड नॉर्मली जितने भी अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं उनके लिए 25% का प्रोविजन बनेगा, लेकिन अगर जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट से रिलेटेड है और जिसमें सेफ्टी अवेलेबल है हमें सच एज एस्क्रो अकाउंट्स, तो उस केस में जो हमें प्रोविजन बनाना है वो 20% होगा। अब ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो एक थर्ड पार्टी को बोलते हैं हम। तो एक तो बैंक हो गया और एक जिसने लोन लिया है वो हो गया, राइट। तो वन पर्सन हु हैज टेकन द लोन एंड वन इज द बैंक। तो इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो। तो ये थर्ड पार्टी एक रेफरी की तरह होती है। तो रेफरी का काम क्या होता है? ये चेक करना कि दोनों जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। तो वो जो रेफरी है या थर्ड पार्टी है या एस्क्रो के नाम से जिसे हम बोल रहे हैं, वो ये भी इंश्योर करता है कि बैंक जिसे लोन दे रहा है उस व्यक्ति की क्रेडिट स्टैंडिंग ठीक है, वो टाइम पे पैसा वापस कर देगा या नहीं, और जो जिसने लोन लिया है उसके लिए वो ये इंश्योर करता है कि बैंक उसे टाइम पे जो है लोन की इंस्टॉलमेंट जो उसे पैसा चाहिए वो देता रहे, राइट। तो दोनों के लिए काम करता है एस्क्रो। तो जब एक एस्क्रो या एक रेफरी बीच में आ जाता है तो थोड़ी सिक्योरिटी दोनों पार्टीज को मिल जाती है, इसलिए बैंक को भी थोड़ा सा, हालांकि सब स्टैंडर्ड हो चुका है लेकिन बैंक को अभी भी विश्वास है कि क्योंकि बीच में ये एस्क्रो है तो शायद सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो 25% की बजाय 20% पे बनाया जाता है। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी ऑफ असेट्स जो हमारे डाउटफुल असेट्स हैं। तो डाउटफुल असेट्स जो हैं जिस पे कि हमें एनपीए वो बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, और नॉन परफॉर्मिंग हुए भी उन्हें 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनके ऊपर हमारा जो आप देखेंगे प्रोविज़न बनेगा वो ज़्यादा अमाउंट का बनेगा, क्योंकि जहाँ पे लॉस की संभावना ज़्यादा है वहाँ प्रोविज़न भी ज़्यादा चाहिए, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज असेट्स, सो यू कैन सी फॉर द अनसिक्योर्ड पोर्शन, अब इन डाउटफुल में से भी सिक्योर्ड हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सो फॉर द अनसिक्योर्ड पोर्शन हम 100% प्रोविजन बना रहे हैं कि पूरा का आप प्रोविजन बना दीजिए। अब हमें पता नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप मान लीजिए कि पूरा 100% अभी हम उसे प्रॉफिट नहीं मान सकते हैं। सो दिस 100% पोर्शन इज टेकन एज अ प्रोविजन, राइट।
देन फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन, जो पूरा सिक्योर्ड पार्ट है इसका, जिसमें कोई सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल है, इन दैट केस आपको जो ये देखना है कि क्या ये जो डाउटफुल एसेट है दैट हैज रिमेन्ड डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अगर 1 ईयर तक वो डाउटफुल रहता है तो उसमें आपको 25% का प्रोविजन बनाना है। अगर 1 से लेकर 3 ईयर्स तक वो डाउटफुल रहता है तो उसमें आपको 40% का प्रोविजन बनाना है। और अगर मोर देन 3 ईयर्स, इफ इट रिमेन्स डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, देन वी हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 100%, राइट। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड डाउटफुल एसेट्स, राइट। सो द लास्ट इज द लॉस एसेट्स। सो लॉस एसेट्स में तो क्योंकि वो पूरा हो ही चुका है लॉस, so the provision is 100%. So we have a requirement of 100% of the provision, right? So ये आपको जो percentages हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें एक लॉजिक है जो हमें साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पर लॉस होने का खतरा या जहाँ पे डाउट असेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे प्रोविजन ज़्यादा बन जाता है, और जहाँ पर हमें कम है डाउट, जो स्टैंडर्ड असेट्स हैं उन पे हमारा जो प्रोविजन की परसेंटेज है दैट इज़ अ स्मॉल परसेंटेज, राइट। सो वी कैन do one practical question and example related to this provision requirement which can come in your exam. So we have taken one question that I have written down certain information related to this question here. We have the assets and the amount of the assets, right? So इसमें से हम देखेंगे कि जो information हमने यहाँ लिखी है उसके according कितने का provision बनना चाहिए. I'll just read out the question. While closing the books of accounts, a commercial bank has its advances classified as follows. The standard assets are 16,000. The values are in lakhs. And substandard assets, the secured portion is 1,000 and the unsecured portion is 300. For the doubtful assets which have remained doubtful up to 1 year, the amount is 700. 1 to 3 years is 400, and more than 3 years is 200. Loss assets are 500, right? You are required to calculate the amount of provision to be made by the bank. So when we make the provision we have to find out the rate. तो स्टैंडर्ड एसेट्स आप देखिए, ना तो ये एग्रीकल्चर को दिया गया एडवांस है, ना स्मॉल माइक्रो को, और ना ही रियल एस्टेट को, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। तो स्टैंडर्ड एसेट के लिए हमें कितने का प्रोविजन बनाना है? 0.4%, राइट। सो देन वी हैव द सेकेंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स में हम देखेंगे कि ये सिक्योर्ड पोर्शन है या फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये सिक्योर्ड कितना है 1000, तो जो सिक्योर्ड है उस पर कितने का बनेगा 15% का प्रोविजन, और जो अनसिक्योर्ड है उस पर बनेगा 25% का प्रोविजन, राइट। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू डाउटफुल एसेट्स। तो डाउटफुल एसेट्स जो है वो उसकी फिर से 2 कैटेगरी होती है हमारे पास, या तो वो सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है। नाउ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सो यू विल हैव टू राइट अ नोट दैट वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल दीज डाउटफुल एसेट्स आर सिक्योर्ड एसेट्स, क्योंकि जनरली बैंक जो है सिक्योरिटी लेता है जब भी लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो so when we have this doubtful assets category, but still you have to write in the answer that we are assuming that this is the secured portion of the doubtful assets. तो secured है तो up to 1 year पे कितना होगा 25%, 1 to 3 years पे कितना होगा 40%, and more than 3 years पे कितना होगा 100%. So this will be the percentage of provision on the doubtful assets. And the last category is your loss assets. Loss पे हमने देखा ही है कि 100% provision बनता है, so we have a provision of 100%. So accordingly you can calculate the values. These values will also be in lakhs. So here we get 64. Then in case of the substandard assets we have the value 150 and 75, 175 for up to 1 year in case of the doubtful assets. Then we have 160 for the period when it remains doubtful for 1 to 3 years, between 1 to 3 years. Then we have the third, that is more than 3 years, it has remained doubtful for more than 3 years, so 100% we have here. And in case of loss assets also the provision will be 100%. So this is the total value of the provision that is required by the bank. 1, 3, 2,
4 into lakh 1 lakh, right? So this will be the total value of the provision that the bank requires for the purpose of taking the value to the profit and loss account. तो profit and loss account में जब हम provisions and contingencies दिखाएंगे, so this will be the final value that we will take to the profit and loss account. मतलब हम अपने profit को इतने से कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो assets हैं वो सभी के सभी assets हमारे बिल्कुल परफॉर्मिंग नहीं चल रहे हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने उन सब के लिए प्रोविजन बनाया है. तो आई होप दैट दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन solving further questions related to the provision requirement of a banking company. Thank you.